किसी गांव में एक स्कूल था। एक दिन टीचर ने गणित का एक टेस्ट लिया। टेस्ट में सिर्फ एक ही सवाल था, वो भी 5 मार्क्स का। सभी बच्चों ने टेस्ट दिया और रिजल्ट का वेट करने लगे। अगले दिन जब टीचर ने रिजल्ट डिक्लेयर किया तो लगभग सारे बच्चे बेहद खुश थे, क्योंकि उन्हें फुल मार्क्स जो मिले थे। बस एक बच्चा था जो पढ़ाई में बुरा तो नहीं था, पर उसने बहुत कम स्कोर किया था। उसने टीचर से पूछा, आपने मेरे सही जवाब को कम नंबर क्यों दिए? तब टीचर ने कहा, बेटा, 5 मार्क्स के क्वेश्चन का जवाब तुमने 10 स्टेप्स में लिखना होता है, जबकि तुमने तो सिर्फ 4 स्टेप्स में ही आंसर लिख दिया, इसलिए तुम्हें कम मार्क्स दिए। बच्चा हैरान था, पर चुपचाप घर चला गया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं उस बच्चे की गलती क्या थी? उसने अपना दिमाग इस्तेमाल करके क्रिएटिवली कम स्टेप्स में क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। आपने भी ऐसी कई बातें अपने स्कूल कॉलेज में देखी या एक्सपीरियंस की होंगी कि हमारी शिक्षा प्रणाली यानी एजुकेशन सिस्टम में क्रिएटिविटी को, इनोवेशन को बढ़ावा देने के बजाय कुचला जाता है। इस वीडियो में हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम के फॉल्ट्स और उनके सॉल्यूशंस पर बात करेंगे। भारत में आप कितने टैलेंटेड हो ये इस बात से डिसाइड किया जाता है कि आपके कितने मार्क्स स्कोर हुए हैं। जो स्टूडेंट टेक्स्ट बुक से रट के एज इट इज छाप दे उसे ब्राइट स्टूडेंट कहा जाता है, जबकि उसी आंसर को अपने तरीके से लिखने वाले को कम मार्क्स दिए जाते हैं। क्या इस रवैये से हम टैलेंट और इंटेलिजेंस को एग्जामिन कर रहे हैं? नहीं, हम तो मेमोरी के आधार पर पूरा एजुकेशन सिस्टम बना चुके हैं। इससे हमारे समाज की मानसिकता पर भी असर होता है। जैसे कि अगर कोई वेस्टर्न ड्रेस कोड में एसी रूम में बैठकर 20 से 30 हजार रुपए भी कमाता है तो सोसाइटी में उसकी बड़ी इज्जत होती है, लेकिन लगभग उतना ही कमाने वाले फूड डिलीवरी बॉय या किसी फेमस ठेले वाले को सोसाइटी क्या उतनी इज्जत देती है? बिल्कुल नहीं। उन्हें एज अ फेल्यूर देखा जाता है। इसकी जड़ भी कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में ही है। यहां तक कि पेरेंट्स के नजरिए पर भी बहुत सी बातें डिपेंड करती हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। दो काफी अच्छे दोस्त थे, अनिल एंड निखिल। दोनों ने खूब मेहनत करके पढ़ाई की और एग्जाम दिया, लेकिन पेपर बहुत डिफिकल्ट था, इसलिए दोनों ही उदास हो गए। घर जाकर जब अनिल ने पेपर टफ होने की बात अपने पेरेंट्स को बताई, तब उसके पेरेंट्स गुस्से से लाल हो गए। उसे ये कहकर डांटने लगे कि तुम तो पढ़ाई के लायक ही नहीं हो। जबकि निखिल के पेरेंट्स ने इस बात पर जोर दिया कि उसने क्या नया सीखा, क्या गलतियां हुई, और अगली बार और मेहनत करने के लिए उसे मोटिवेट किया। ज्यादातर पेरेंट्स और सोसाइटी हमेशा ये एज्यूम करते हैं कि सिर्फ फाइनल रिजल्ट्स ही इंपॉर्टेंट है, और बीच में जो सीखने की इंपॉर्टेंट स्टेप्स होती हैं उन्हें दरकिनार कर देते हैं। और जो पेरेंट्स अपने बच्चों को मनचाहा एजुकेशन लेने में सपोर्ट करते भी हैं, उन्हें हमारा सिस्टम मार्क्स के चक्कर में फंसा देता है। भारत में नॉलेज चेक करने का पैमाना इंग्लिश बोलने की क्षमता पर तय किया जाता है, और इसे ग्लोबलाइजेशन के नाम से जस्टिफाई भी किया जाता है। जबकि सच्चाई यह है कि जर्मनी, जापान, रशिया, चाइना जैसे विकसित देश जो भारत से कई गुना ग्लोबलाइज्ड हैं, वो अपनी भाषा को प्रायोरिटी देते हैं। अभी तो ये हाल है कि 80% भारतीय स्टूडेंट्स को जो इंजीनियरिंग कॉलेज से पास हो चुके हैं, उनके पास जॉब्स ही नहीं है। और ये बेहद सरल बात है कि एक ही सेक्टर में अगर सारे के सारे लोग जॉब ढूंढेंगे तो उनमें से मैक्सिमम लोगों को जॉब्स नहीं मिलेंगी। लेकिन सिर्फ यही एक रीजन नहीं है। देखते हैं रीजंस क्या क्या है। हमारे यहाँ मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहद कमी है। हमारा सिलेबस आउटडेटेड हो चुका है। लेबोरेटरीज में मशीन के अभाव में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी नहीं मिल पाती है, और कई सारे स्कूलों में तो लेबोरेटरीज ही नहीं होती है। ज्यादातर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इतना बिजी शेड्यूल रखते हैं कि खुद से कुछ नया सोचने का और करने का टाइम ही नहीं मिल पाता। और हमारी शिक्षा का स्तर तो ऐसा है कि अटेंडेंस मैंडेटरी करनी पड़ती है। कई सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट कॉलेज के बजाय इंटरनेट से पढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें कॉलेज में कम समझ आता है। और उसके बाद भी बहुत लोग जॉब सिक्योरिटी को एज अ प्रायोरिटी सेट करते हैं। जितनी मेहनत ये लोग गवर्नमेंट जॉब की पढ़ाई में करते हैं, उतनी मेहनत वो कभी भी अपना खुद का कोई इनोवेशन स्टार्ट करने में या स्टार्टअप शुरू करने में नहीं लगाते, क्योंकि सोसाइटी में इसे कोई वैल्यू नहीं है। इसका ये परिणाम है कि हमें चाइना से मोबाइल, कोरिया से टीवी, जापान से कार इंपोर्ट करनी पड़ती है। क्या ऐसे सिस्टम के रहते हम आत्मनिर्भर बन पाएंगे? हालांकि हर मुश्किल दौर में नई अपॉर्चुनिटीज भी आती है। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 में कम्युनिकेशन के ढेर सारे नए तरीके इन्वेंट हुए थे। यूएस में 2008 के इकोनॉमिक रिसेशन में कई सारे सक्सेसफुल स्टार्टअप शुरू हुए थे। क्या कोरोना जैसी महामारी को एक अपॉर्चुनिटी मानकर इसका अपने देश को फायदा पहुंचाने को हम तैयार हैं? अपनी राय, सवाल या सुझाव हम तक कमेंट के जरिए जरूर पहुंचाएं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।